हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम इलेक्ट्रिकल पावर टू पढ़ रहे हैं फिफ्थ सेम के लिए, ओनली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। यानी आप आईटीआई वाले बच्चे और डिप्लोमा के बच्चे इसे देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को रीन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। ये वो एनर्जी होती है जिसे आप बार बार यूज करोगे तो भी वो आपका ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि आपका टीड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं और इसी को रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिस चीज़ को हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज की देख लेते हैं। अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जैसे कि मान लीजिए कि आप सोलर से यानी लाइट से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। कॉस्ट नो ऑफ वेरी लिटर पोल्यूशन, ये पोल्यूशन नहीं फैलाता। आप यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल पढ़ोगे, जैसे टीड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये किसी तरीके कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाता, कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं पहुंचाता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, have low registration period, do not depend nature resources, can sustain energy supply and many generations। मीन्स इसके अपने एडवांटेज है कि कॉस्ट लो होता है और इसे कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है, कहीं भी तो नहीं है। जैसे सोलर सिस्टम है, जो सोलर पैनल है नॉर्मली, अब उसे हम जो हमारे रूफ्स होते हैं, छत होते हैं, जो दीवारें होते हैं, जो विंडोज हैं, उनके ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। ये फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी रनिंग कॉस्ट होती है ना, वो बहुत कम होती है। तो आप नॉर्मली बेसिक आपके माइंड में होना चाहिए कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। मान लीजिए सोलर सिस्टम आप लगा रहे हो तो उसका आपको क्या फ़ायदा, किसी एक का भी याद रख लो और सबका सेम है, मतलब कुछ सिमिलरिटी, सब में सिमिलरिटी है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा महंगाई की। जो कॉस्ट होता है ना सोलर सिस्टम का, मैं यहाँ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सोलर सिस्टम का, तो जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मान लीजिए अगर आप एक सोलर सिस्टम 1 kW का, 1 किलोवाट का भी लगाना चाहो ना, तो अप्रॉक्सीमेट वो 60-70 हज़ार रुपये का सिस्टम बैठता है प्लस बैटरी, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अवेलेबल इन डिलोटी फॉर द नेचर। अब ये भी देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ इंस्टॉल की जा सकती है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, क्या मार्केट में सर्विस अवेलेबल है, नहीं है, कई चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट सच एज रिसोर्सेज। अब यहाँ देखो, इन्होंने सबको लेके मेंशन कर दिया, लेकिन आपको क्या आएगा, आपके पास ये आएगा व्हाट इज द नॉन कन्वेंशन एंड कन्वेंशन सोर्सेज। ठीक है, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। और आपको आगे ये पूछ लेगा कि सोलर एनर्जी क्या होता है, इसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, तो उसका पर्टिकुलर आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना है। तो ये तो सीक्वेंस सबके अंदर कॉमन है, तो इन चीज को आप एक बार फिर भी पढ़ लेना। अब आता है न्यूक्लियस पावर प्लांट। हमने सबसे पहले हमने हाइड्रो पढ़ा था, पहले सबसे पहले थर्मल फिर हाइड्रो, अब आता है न्यूक्लियस पावर प्लांट पे। न्यूक्लियस पावर प्लांट में क्या होता है, अब ये बता रहे कि न्यूक्लियस एनर्जी क्या होता है। जैसे मैंने आपको कहा था न्यूक्लियस फ्यूजन, यूरेनियम 235 को जब तोड़ा जाता है ना, तो उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, उसी को न्यूक्लियस फ्यूजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन है, टार टारगेट, मतलब देखिए आपके पास एक एटम्स है, उस ये एटम्स है, इसे हमने एक न्यूट्रॉन दो दे के तोड़ दिया, जैसे जैसे तोड़े तो ऐसे ऐसे टूट गए। ठीक है, जब टूटे तो ये एक न्यूट्रॉन निकला, फिर फ्यूजन प्रोडक्ट निकला, फिर फ्यूजन प्रोडक्ट निकला, फिर न्यूट्रॉन निकला, फिर न्यूट्रॉन निकला। इसमें मुश्किल क्या होता है पता है, कि इसके कंट्रोल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। Every nucleus is split into two small part, order of the become more stable। मतलब ये इतने छोटे तो होते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए, न्यूक्लियस फिजन अगर आता है तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये बता रहा है कि आपने एक बड़े से में एक छोटा सा जोड़ा है तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। कहने का मतलब एक बड़े से में एक छोटा सा जोड़ा है, मैंने कहा था यूरेनियम 235 आ गया ना। ठीक है, बड़े से में से एक छोटा सा उसने ऐड कर दिया तो वो टूट गए, 1 2 1 3 टूट गया। तो अब यूरेनियम में आपने जो एक न्यूट्रॉन को आपने ऐड कर दिया, यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन को आपने ऐड कर दिया, तो वो BaKr3 जो भी उसके बाद एनर्जी, जो एनर्जी हमारे काम का बस ये एनर्जी है। ठीक है, बी से वैलियम होगा, से के से आई एम नॉट श्योर कि क्या है। ठीक है, काफी टाइम हो गया पड़े हुए, तो देख लेना आप एक बार। बैरियम और इसका भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भी। ठीक है, तो मतलब ये जो एनर्जी है, हमें इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसी एनर्जी से हम हीट यानी पानी को गर्म करते हैं, फिर उसे
बिल्कुल ही जैसे हम थर्मल में कर रहे थे वैसे ही हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूजन में क्या होता है, लाइट न्यूक्लिक फ्यूजन टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। अब हमने क्या किया कि जो हल्के न्यूक्लियस है वो भारी न्यूक्लियस के साथ, भारी न्यूक्लियस हल्के न्यूक्लियस के साथ अगर टकरा रहे तो हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ये पूरे न्यूक्लियस में आपको ये चीज मिलेगी कि एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन दूसरे से टकराया, उसने उसे तोड़ दिया, फिर उसने तोड़ा तो वो किसी और से जाके टकराया, फिर उसने, मतलब ये सीक्वेंस चलता रहेगा, एक को तोड़ो वो दूसरे को तोड़ेगा, तू दूसरे को तोड़ो वो तीसरे को तोड़ेगा, ऐसा चलता रहता है। हाउ डस अ न्यूक्लियस पावर प्लांट वर्क, अब ये बता रहे कि जो न्यूक्लियस पावर प्लांट है वो कैसे वर्क करता है। ये कह रहा है कि न्यूक्लियस पावर प्लांट वर्क सिमिलरली वे टू थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की तरह वर्क करता है। द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है बिटवीन टू इन द फ्यूल, फ्यूल के अंदर डिफरेंस, वहाँ कोयला यूज होता है, यहाँ पे जाहिर सी बात है न्यूक्लियस यूज होगा। यूज टू हीट वाटर एंड बॉयलर, बॉयलर और स्टीम जनरेटर यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन स्टीम जनरेटर यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, इनसाइड ए न्यूक्लियस पावर स्टेशन, न्यूक्लियस पावर स्टेशन की बात हो रही है। एनर्जी इज रिलीज बाय द न्यूक्लियस फ्यूजन, जो एनर्जी होता है वो न्यूक्लियस फ्यूजन के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब पता क्वेश्चन क्या बनता है, अब ये न्यूक्लियस फ्यूजन है, इसमें दो होता है, तो न्यूक्लियस फ्यूजन जो एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियस फ्यूजन होते हैं, तो ये याद रखना फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कोर ऑफ द रिएक्टर। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज की जा रही है वो न्यूक्लियस फ्यूजन के थ्रू यूज की जा रही है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है, 1 kg अगर यूरेनियम को हम जलाते हैं 235, एक यूरेनियम 235 नाम है ये एक एलिमेंट का। ठीक है, अगर हम 1 kg यूरेनियम 235 को जलाते हैं, कैन प्रोड्यूस एज मच एनर्जी एज द बर्निंग ऑफ 4500 टन ऑफ द हाई ग्रेड वेरिटिकल ऑफ कोल्स। अगर हम 4500 टन कोयले को जलाएं तो हमें इसके इक्वल यानी 1 kg यूरेनियम के इक्वल हमें एनर्जी मिलेगी, और 2000 टन ऑफ ऑयल्स। और अगर कहने का मतलब कि अगर हम 1 किलो यूरेनियम लेते हैं उसे हम बर्न करते हैं और 2000 टन ऑयल लेते हैं उसे बर्न करते हैं, तो दोनों दोनों में से जो एनर्जी निकलेगी वो इक्वल निकलेगी। तो मतलब सोच सकते हो यहाँ का 1 kg है और यहाँ क्या कितना 200 टन है, मतलब 200 नहीं 2000 टन से, और ये 45 है। आई मीन इतनी, तो इसीलिए थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि इसमें से एनर्जी इतनी निकलती है कि उस एनर्जी को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता। ज़्यादातर नॉर्मली यूज किया जाता है लेकिन उतना उतने रेटिंग में नहीं किए जाते। ठीक है, तो आप इसे याद रखना है, इसकी ये सबसे अच्छा एडवांटेज है कि 1 किलो यूरेनियम जलाओगे तो 4500 टन आपको एनर्जी मिलेगी, कंपेयर टू अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो इसकी इक्वल। और अगर ऑयल जलाओगे तो 2000 टन आपको ऑयल जलाना पड़ेगा, तो आपको उतनी एनर्जी मिलेगी जितनी 1 kg यूरेनियम से मिल रही है। यूरेनियम 235 नाम याद रखना है। और न्यूक्लियस रिएक्टर आर डिवाइस इन विच न्यूक्लियस चैन रिएक्टर आर। अब देखिए न्यूक्लियस रिएक्टर क्या होता है, जिसके अंदर ना न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, न्यूक्लियस फ्यूजन होता है ना जिसके अंदर, उसे को न्यूक्लियस रिएक्टर कहता है। उसके अंदर क्या क्या चीज होता है वो भी देख लेंगे। कोर होता है, मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड होता है, कूलेंट होता है, फ्यूल होता है, रेडिएंट सीट होती है। देखते हैं डायग्राम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या काम होता है वो भी देख लेंगे। टरबाइन, ये तो बिल्कुल आपको पता होगा अल्टरनेटर का क्या काम है। अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टीम क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। और ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम कूलिंग टावर, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था उसके अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, अब आते हैं ये चीज, इस चीज को देखते हैं। कंटेन बिल्डिंग, ठीक है, कंटेन बिल्डिंग, एक ब्लॉक ले लिया, कंट्रोल रोड। अब देखिए यार जो हमारा रिएक्टर है, जो हमारा फ्यूजन है, उस चीज को ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक बार चालू कर दिया तो उसे बंद करने की जरूरत नहीं। तो उसका उसका एनर्जी इतना ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये सारे अनकंट्रोल हो जाएंगे। तो हमको क्या उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कंट्रोल रोड दिया है। और में जो न्यूक्लियस फ्यूजन है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे रोकने के लिए, मान लीजिए न्यूक्लियस फ्यूजन ऑन हुआ और ये वो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स वो टूटने लग गए हैं, जो न्यूट्रॉन्स मतलब वो ब्रेक होने लग गया फ्यूजन के कारण। तो कंट्रोल रॉड क्या करेगा, उन्हें रोक देगा, उन्हें बनने से रोक देगा, वो सीड को प्रोडक्शन होने से रोक देगा। ठीक है, और फ्यूल रॉड क्या करता है, उनको सेपरेट करता है। ठीक है, रिएक्टर वेजल, इनका बस इन तीनों का यही काम होता है कि उस वो जो फ्यूजन हो रहा है ना उसके ऊपर कंट्रोल रख सके। कंट्रोल रोड रोकने का काम करता है, फ्यूल रोड सेपरेट करता है, रिएक्टर फेजल जो उसकी एनर्जी होती है उसे यूटिलाइज करता है, कम कर देता है कि इतना ज़्यादा ना फैल जाए कि वो अनकंट्रोल हो जाए। ठीक है, बस इसका यही काम होता है। और सबका काम तो मुझे पता लगता है कि आपको पता होगा, कंट्रोल पंप का क्या काम होता है कि वो पानी को इधर 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 ट्रेवल करवाता है। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। वाटर बैग जा रहा है,
कंडेंसर क्या होता है, हीट को एक्सचेंज कर रहा होता है, हीट को बाहर निकाल रहा होता है। कूलिंग टावर जो पूरा सिस्टम उसे कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। इतनी छोटी सी बात है। चिमनी का काम आपको पता है, चिमनी क्या करता है, धुएं को बाहर निकालता है। न्यूक्लियस पावर स्टेशन, अब आपको इसमें पढ़ने वाली क्या चीज़ है, आपको इसमें बस ये पता होना चाहिए कि इसका क्या काम होता है। टरबाइन का काम आपको पता है और कंडेंसर का काम पता है, आपने पहले भी देख रखा है। लेकिन आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए कि आपको इस तरीके का डायग्राम बनता है। और इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है, ये है तो छोटा सा इस डायग्राम में, लेकिन ना इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसे एक बार देख लेना, और अगर ना समझ आए तो फिर मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दे दूंगा, ना समझ आए तो फिर आप उससे समझ जाओगे। इंडियंस न्यूक्लियस एनर्जीज, अब इंडिया में कैसे न्यूक्लियस एनर्जी होते हैं देखते हैं। न्यूक्लियस पावर इन द 40 लार्ज सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। अब इसने कहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा 2013 में की बात हो रही है, 7 न्यूक्लियस प्लांट है, ठीक है, 21 न्यूक्लियस रिएक्टर है, हैविंग टू इंस्टॉल कैपेसिटी इन द 5780 मेगावाट से इंस्टॉल कर रखा है इंडिया के अंदर, ठीक है। 7 न्यूक्लियस प्लांट इंस्टॉल है, 21 न्यूक्लियस रिएक्टर है। 21 न्यूक्लियस रिएक्टर मतलब एक जगह 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उस तरीके से कुछ डेटा दे रखा है इन लोगों ने। पहला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा महाराष्ट्र में, चौथा है गुजरात में, फिर तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। जो उत्तर प्रदेश में 440 मेगावाट, राजस्थान में 1180 मेगावाट, महाराष्ट्र में 1400 मेगावाट, गुजरात में 440 मेगावाट, तमिलनाडु में कोई डेटा नहीं दे रखा, कर्नाटक में 660 मेगावाट और तमिलनाडु में 440 मेगावाट। तो ये कुछ आपको डेटा दे रखे है कि कहाँ कहाँ, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कहाँ का आपका जो न्यूक्लियस पावर प्लांट है वो इंस्टॉल है। तो इनके भी नाम भी दे रखे हैं, तरपा एटोमेटिक पावर स्टेशन, करापरा एटॉमिक पावर स्टेशन, करडनाकुलम न्यूक्लियस पावर प्लांट, मतलब इनके इन्होंने नामकरण दे रखे हैं और एड्रेस दे रखा है कि यहाँ यहाँ आपको ये प्लांट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप में से कोई उत्तर प्रदेश से तो वहाँ भी देख सकता है। ये इंडिया के नक्शा में इन्होंने दे दिया है कि आपका जो है कहाँ कहाँ है। एक तो यूपी में था, और यहाँ देख लेते हैं राजस्थान में तो शायद ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो कोई तो होगा ही, ठीक है। तो एक राजस्थान में है, ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र तो इधर लगता है, तो महाराष्ट्र ये होगा। उसके बाद फिर एक मिनट कहाँ गया, हाँ, तो इसे एक बार आप व्यू कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके कंपेयर कर लेना कौन कौन सा कहाँ पर है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 है, सातों के साथ यहाँ डायग्राम में शो कर रखे हैं। उसके बाद होता है एडवांटेज क्या है, लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जो फ्रिजों में गैस डलती है, जो एसियों में गैस डलती है, उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्योंकि वो ग्रीन हाउस मतलब वो क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है, इकोसिस्टम को। तो वो इसमें बहुत ही कम जनरेट होता है। इन्होंने ये नहीं कहा कि जीरो जनरेट होता है, इन्होंने ये कहा है कि बहुत ही कम जनरेट होता है। तो पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना। पावरफुल एंड इफिशिएंसी, पावरफुल का मतलब क्या है कि इतना पावर जनरेट कर सकती है कि इससे बॉम्ब बनाया जा सकता है, तो सीधा कहो तो बहुत ज़्यादा पावर होती है इसमें। रिलायबल का मतलब क्या है, इसको रीयूज किया जा सकता है। हाई इफिशिएंसी मतलब लॉन्ग लाइफ होती है। चीप इलेक्ट्रिसिटी, अब इतनी एनर्जी जनरेट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ जाती है। लो फ्यूल कॉस्ट, अब जो इसका कॉस्ट है फ्यूल का वो भी सस्ता है। इजी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट तो हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन से करेंगे, और बड़ी बात है जो इसका फ्यूल है वो बहुत कम मात्रा में यूज होता है, तो उसका भी इजी ट्रांसपोर्ट इन्होंने मेंशन कर दिया। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि इजी ट्रांसपोर्ट की बात करें, फ्यूल की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन पावर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये मेंशन करके चलना है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्यूल का हो रहा है, जो इसमें यूरेनियम 235 हो रहा है ना, वो बहुत कम मात्रा में यूज हो रहा है। मतलब आपको मैंने कहा था 1 kg अगर यूरेनियम को चलाया तो 4500 टन आपका कोल कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो एक एक लो 1 kg और 1 लो 4500 टन, तो कहाँ बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे इजी ट्रांसपोर्ट लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन। डिसएडवांटेज की बात करें तो रेडियो एक्टिव वेव्स, देखिए मैंने कहा था ना आपको कि वेव्स जनरेट करती हैं, तरंगे जनरेट करती है, रेडियो एक्टिव वेव्स। अब इसके कांटेक्ट में अगर कोई कोई भी आता है तो उसके ऊपर कई सारे इफेक्ट पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज बहुत कम होता है। और न्यूक्लियस एक्सीडेंट मतलब जो न्यूक्लियस अगर बाई चांस अनकंट्रोल हो गया ना, वहाँ जो कंट्रोलर थे हमारे, वो कंट्रोलर फेल हो गए, तो उसमें पता है क्या होगा, वो बिल्कुल ही फट जाएगा, जैसा मूवियों में नहीं देखते हो आप, वैसा होगा। फिर हाई कॉस्ट, अब उसे कंट्रोलिंग के लिए उसको सेपरेट करने के लिए वो जो जो पूरा एरिया होगा जहाँ पे आपको प्लांट लगाना, उसमें पूरे को एरिया को इंसुलेट इंसुलेट करना होगा, ठीक है, तो उससे हाई कॉस्ट हो जाएगा।
मेजर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमंस लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। एक तरीके से ये रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा हार्मफुल्ली है, ठीक है। तो देखो, अगर मतलब कहीं अगर एटॉमिक्स के इफेक्ट अगर आपको देखना है, आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। तो ये कुछ फोटोज हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने न्यूक्लियस फ्यूजन को अगर आपने कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसके बाद का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। मतलब वो ऐसे वेव्स निकालेगा कि जो इन फ्यूचर, मतलब ये चीज मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, दे रखा है तो बस मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा ना, हमने उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया अच्छे से, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप डायग्राम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।